नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। एशिया में बुधवार की शुरुआती ट्रेड के दौरान प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रही, क्योंकि मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज फ्लो बहुत कम था। बिटकॉइन फ्लैट लाइन के पास ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम पिछले 2 सेशन में मार्केट के अंडर परफॉर्मिंग के बाद बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC हाल ही में 0.11% बढ़कर $25,789 पर ट्रेड कर रही थी। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 0.5% बढ़कर $1,633.31 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी ओर स्टेबल कॉइन्स में सोलाना का ब्लॉकचेन नेटिव टोकन सोल वीजा के बाद उछल गया, घोषणा की कि वह इथेरियम ऑल्टरनेटिव के लिए अपनी स्टेबल कॉइन कैपेबिलिटीज का विस्तार करेगा। पेमेंट जायंट वीजा क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट की गति में सुधार के लिए जल्द ही सोलाना नेटवर्क पर USDC स्टेबल कॉइन का सेटलमेंट शुरू करेगा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.16% बढ़कर $1.04 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 1.72% बढ़कर $24.62 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.13 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $23.77 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 8.66% और 96.55% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.06% कम होकर 48.24% हो गई। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.24% बढ़कर 33,831.89 पर पहुंच गया। इस बीच इथेरियम वेल ने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को बड़ी मात्रा में ETH भेजना शुरू कर दिया। X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सेंटिमेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि इथेरियम वेल इस समय एग्जिट स्टेज पर विचार कर रही थी। वेल ने 300,000 ETH को कॉइनबेस में मूव कर दिया है। दूसरी ओर ग्रेस्केल ने SEC से अपने स्पॉट बिटकॉइन ETFs एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस में तेजी लाने के लिए कहा है। 2023 मेटावर्स मार्केट पर मेटावर्स प्लेटफॉर्म MetaV.rs बड़े पैमाने पर रिसर्च और स्टडी की गई है। रिपोर्ट में उभरती टेक्नोलॉजी की रैपिड डेवलपमेंट और रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल पर प्रकाश डाला गया है। कंपनी ने इंडस्ट्री एनालिस्ट का हवाला देते हुए प्रिडिक्ट किया है कि मेटावर्स मार्केट 2024 तक $800 बिलियन तक बढ़ जाएगी। यह अमाउंट $47 बिलियन के करंट मार्केट अनुमान से 1600% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। इसी के साथ साथ डेटा से संकेत मिलता है कि मेटावर्स 44.1% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का अनुभव करेगा। इसके अलावा इसने दावा किया कि अगले दशकों के भीतर मेटावर्स में तेजी से वृद्धि का अनुभव होगा। इसमें विशेष रूप से 2030 के लिए मार्केट साइज का अनुमान शामिल था, जो $8 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन तक था। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि यूजर्स मेटावर्स एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। यूजर्स इकोसिस्टम के भीतर वर्चुअल प्रोडक्ट्स पर सालाना $54 बिलियन खर्च रहे हैं। मेटावर्स में ग्लोबली 400 मिलियन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं और अनुमान है कि 2024 तक 1.73 बिलियन लोग मोबाइल AR का उपयोग करेंगे। 74% अमेरिकन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या मेटावर्स में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं और 2026 तक 25% मेटावर्स में प्रतिदिन 1 घंटा बिताएंगे। मेटावर्स गेमर्स मुख्य रूप से पुरुष हैं, जिनमें से 59% इस कैटेगरी में आते हैं और 38% की उम्र 10 से 20 साल के बीच है। Q2 में ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी में $3.6 बिलियन से अधिक के ऑपरेटिंग लॉस के बावजूद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इस सेक्टर में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेमेंट दिग्गज वीजा ने कहा कि उसने अपनी स्टेबल कॉइन सेटलमेंट सर्विसेज को सोलाना ब्लॉकचेन तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये प्रोग्राम अभी भी अपने ट्रायल और टेस्टिंग स्टेज में है। इसका उद्देश्य एग्जिस्टिंग पेमेंट रेल्स की क्षमताओं को बढ़ाना है। स्टेटमेंट के अनुसार सोलाना पर ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज को एकीकृत करके पायलट प्रोग्राम एंटरप्राइज ग्रेड थ्रूपुट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने में सक्षम बनाता है। इसे पूरा करने के लिए वीजा ने वर्ल्ड पे और न्यूवे को खरीदा। वीजा ने स्टेबल कॉइन USDC का उपयोग करके ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लाखों डॉलर का निपटान किया है। कंपनी के क्रिप्टो हेड काय शेफील्ड ने लेगेसी पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी की क्षमता पर जोर दिया। USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स और सोलाना और इथेरियम जैसे ग्लोबल ब्लॉकचेन नेटवर्क का लाभ उठाकर वीजा का लक्ष्य क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट स्पीड में सुधार करना और क्लाइंट्स को वीजा के ट्रेजरी से फंड्स भेजने या प्राप्त करने के लिए एक मॉडर्न ऑप्शन प्रदान करना है। प्रोग्राम 2021 में शुरू हुआ, जब वीजा ने ऑस्ट्रेलिया में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए इथेरियम का लाभ उठाने के लिए Crypto.com के साथ पार्टनरशिप की। वीजा अपने प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए नए अलायंसेस बनाने और नए पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है।
एक रीसेंट स्टडी के यूके के कंज्यूमर्स के बीच मेटावर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी का खुलासा करके नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स जैसे नए डिजिटल आइडियाज के बारे में यूके के कंज्यूमर्स की इंप्रेशंस पर प्रकाश डाला। स्टडी में 19 डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में 10,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष थी। आश्चर्यजनक रूप से यूके के 82% रिस्पोंडेंट्स को पता है कि वर्तमान में मेटावर्स क्या है और उनमें से 32% ने इसका अर्थ क्या है इसकी गहरी समझ दिखाई है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में शॉपिंग सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है, जो 43% ब्रिटिश लोगों को आकर्षित करती है। टीवी और फिल्में देखना 40% के साथ दूसरे स्थान पर है। यूके के रिस्पोंडेंट्स ने गेमिंग और सीखने में महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। उनमें से 33% और 32% ने मेटावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए रोब्लॉक्स को अपने पसंदीदा मंच के रूप में उपयोग किया। जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है उनमें से 54% ने इसका उपयोग किया है, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट के बारे में सूचित रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। पब्लिक यूसेज के लिए अपने चैट जीपीटी जैसे अर्नी बॉट को जारी करने के कुछ ही दिनों बाद चाइनीज टेक जायंट बाइडू ने मंगलवार को 10 से अधिक नए एआई बेस्ड सर्विसेज का अनावरण किया। शंघाई लिस्टेड किंगसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित WPS AI नामक एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल रिवील किए प्रोडक्ट्स में से एक था। एक प्रेस रिलीज के अनुसार टूल को AI मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिस पर बाइडू अर्नी बॉट आधारित है और साथ ही AI मॉडल के लिए बाइडू के क्वानफैन क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आधारित है। कॉर्पोरेशन के अनुसार हर महीने लगभग 10,000 बिजनेसेस एक्टिवली बाइडू के क्वानफैन क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त बाइडू ने कहा कि उसके गूगल ड्राइव जैसे क्लाउड प्रोडक्ट की AI पावर्ड यूटिलिटी का उपयोग 6 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा किया गया है। बिजनेस के अनुसार AI असिस्टेंट डॉक्यूमेंट सर्च कर सकता है, इंफॉर्मेशन को समराइज और ट्रांसलेट कर सकता है और कंटेंट बना सकता है। बैंक की एक प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ने अपने डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन में UPI इंटरऑपरेबिलिटी के साथ भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जोड़ने की कोशिश की है। PNB कस्टमर्स अब PNB डिजिटल रुपी ऐप का उपयोग करके अपने वेंडर्स को भुगतान करने के लिए UPI QR कोड का उपयोग कर सकते हैं या वे वेंडर आउटलेट पर ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। भले ही उनके पास CBDC वॉलेट ना हो, PNB डिजिटल रुपी ऐप के यूजर्स इन मर्चेंट्स के UPI QR पर खरीदारी करने के लिए अपने CBDC वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। इस नए फंक्शन के साथ ऐप वर्तमान में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और जल्द ही iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगी। UPI इंटरऑपरेबिलिटी को HDFC बैंक द्वारा पेश किया गया है। इसके बाद कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI ने शुरुआत की है। मंगलवार को एक सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक RBI का इरादा कॉल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की अनुमति देने का है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न देशों के बीच UPI और अन्य डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस को स्प्रेड करना चाहता है। G20 लीडरशिप समिट में इन सभी वस्तुओं के लिए एक प्रस्तुति पेश की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक FY23 बजट में घोषित इंटर बैंक बोरोइंग मार्केट विशेष रूप से कॉल मनी मार्केट में कॉल मनी स्टेटमेंट के लिए डिजिटल रुपी को टोकन के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में CBDCW का उपयोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड के निपटान के लिए एक पायलट के रूप में किया जा रहा है। RBI ने अपने रिटेल CBDC पायलट को 13 बैंक्स और 26 लोकेशन तक विस्तारित किया है, जिसमें लगभग 20 लाख मिलियन यूजर्स और मर्चेंट्स शामिल हैं। दिसंबर तक 10 लाख डेली ट्रांजैक्शंस करने का लक्ष्य है। जुलाई में 20,000 से 25,000 ट्रांजैक्शंस किए गए, लेकिन अगस्त में इंटरऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण थोड़ी गिरावट देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक भविष्य के पायलट्स में कई यूज केसेस और टेक्निकल आर्किटेक्चर्स का परीक्षण करने की योजना बना रहा है, जिसमें नेटवर्क एब्सेंस में रेजिलियंस और अवेलेबिलिटी के लिए ऑफलाइन उपयोग भी शामिल है। G20 समिट में RBI फाइनेंशियल सेक्टर में कई डिजिटल इनिशिएटिव्स का भी प्रदर्शन करेगा, जिसमें फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, CBDC, UPI, वन वर्ल्ड, रुपे ऑन द गो और भारत बिल पेमेंट सिस्टम शामिल है। 660,000 यूजर्स वाला एक ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज स्विफ्टेक्स एक एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा है। कंपनी का दावा है कि बेयर मार्केट के दौरान क्रिप्टो एजुकेशन के डिमांड में वृद्धि इसका कारण था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज स्विफ्टेक्स द्वारा एक अर्न एंड लर्न क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। कई बिटकॉइन फ्रॉड्स पर ट्रेनिंग पूरी करने के लिए प्रोत्साहन देकर ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को मोटिवेट करने की उम्मीद करता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित स्कैम्स में वृद्धि के साथ स्विफ्टेक्स 6 सितंबर को एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए तैयार है।
क्रिप्टो अफेयर्स के हेड टॉम मैथ्यूज ने लॉन्च के बारे में बताया। कॉइनबेस और बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी के रूप में इंसेंटिव्स की ऑफरिंग्स करने वाले एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी पेश किए हैं। कॉइनबेस का कॉइनबेस अर्न प्लेटफॉर्म उन यूजर्स को ZRX, ZTX, GRT और कॉम्प जैसी ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी प्रदान करता है जो इन एसेट से संबंधित शॉर्ट कोर्सेज पूरा करते हैं। इसके साथ साथ बाइनेंस का एकेडमी प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी अर्न करने के अवसर प्रदान करता है। मई और जुलाई 2022 के बीच वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के एक स्टडी में क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज की पेशकश के संबंध में इसके मेंबर्स और एफिलिएटेड एक्सचेंजेस के बीच राय में विभाजन का पता चला, क्योंकि ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। 29 पार्टिसिपेंट्स के एक सर्वे से पता चलता है कि 12 वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सर्विसेज या प्रोडक्ट्स पेश कर रहे हैं। CME ग्रुप बिटकॉइन के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रदान करता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज बैक्ड की शुरुआत करता है और नैस्डैक क्रिप्टो रिलेटेड इंडाइसेस प्रदान करता है। सर्वे से ये भी पता चलता है कि वर्तमान में क्रिप्टो सर्विसेज प्रदान नहीं करने वाले 17 एक्सचेंजेस में से 7 एक्सचेंज भविष्य में ऐसी ऑफरिंग्स लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, जिनमें से 41% एक्सचेंज अभी तक क्रिप्टो क्षेत्र में नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक वर्ल्ड वाइड ट्रेड ग्रुप जो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर में 250 से अधिक प्रमुख खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इसमें शामिल स्पेसिफिक एक्सचेंजेस को डिस्क्लोज नहीं करने का फैसला किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्विस में पाया गया कि क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आमतौर पर डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी टोकन्स और इंडाइसेस द्वारा पेश किए जाते हैं। सर्वे से ये भी पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तुलना में क्रिप्टो प्रोडक्ट्स में अधिक रुचि दिखाते हैं, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स और स्टेबल कॉइन सबसे अधिक मांग वाले प्रोडक्ट्स हैं। सर्वे से ये भी पता चलता है कि 11 एक्सचेंजेस ने क्रिप्टो रिलेटेड एसेट्स और सर्विसेज पर फोकस्ड वर्किंग ग्रुप्स स्थापित करने की योजना बनाई है। OKX बिटकॉइन एक्सचेंज के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई है। एक इंटरव्यू में OKX के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि कंपनी अब बैंक्स के साथ एक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए ग्रुप द्वारा लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल करने की प्रतीक्षा कर रही है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने टेक्नोलॉजिकल डॉकिंग जैसे प्रिलिमिनरी टास्क शुरू कर दिए हैं। हांगकांग 2023 में एक प्रो क्रिप्टो नेशन बन गया और रिटेल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रदान करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए एक लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू की। 80 से अधिक क्रिप्टो फर्म्स के शुरू में ऑफिसेज खोलने में रुचि होने के बावजूद केवल हैशकी और OSL ने रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए। रेगुलेटरी बॉडी ने रिटेल कस्टमर्स के लिए केवल बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेडिंग खोली, जिससे नए टोकन में निवेश से जुड़ा जोखिम कम हो गया। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स पर 30% की सीमा लग गई, जिससे इन्वेस्टमेंट उनकी नेट इनकम के 1/3 तक सीमित हो गया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।